हाँ जी बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चैप्टर के अंदर नेक्स्ट केस जो है हमारे पास में वो है इंसॉल्वेंसी का। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो हमारी फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो रही है और फर्म डिज़ोल्व हो रही है और हमारे जो एसेट है उसको बेच के भी इतना कैश नहीं आ पाया, एक पार्टनर के पास में, मतलब वो पे नहीं कर पाया अपना। बेसिकली क्या है, हमें लॉसेस हो रहे हैं, हमने वो लॉसेस जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके बाद में एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो इंसॉल्वेंसी के अंदर हमारे पास में दो केस हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म। सारे के सारे पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो रहे हैं या फिर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ठीक, अब क्या होता है, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को कि जब हमारे पास में एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो पे नहीं कर पाती, एक पार्टनर जो है वो पे अगर नहीं कर पाता तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं? एक सेकंड ठहरिएगा। हाँ जी, मान लीजिए हमारे पास में लॉसेस आ गए और ये रियलाइजेशन के लॉसेस, ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ लॉसेस हैं और ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं ए, बी और सी में। लेट से ये ए, बी और सी के जो लॉसेस हैं वो है 50,000, 50,000 और 50,000। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ए, बी, सी की जो कैपिटल है ए, बी, सी की जो कैपिटल है वो कैपिटल इनसे कम है, इन लॉसेस से कम है। ठीक सर, तो ये ए, बी और सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000, 50,000 और 50,000। इनकी जो बैलेंस बीडी है वो है लेट से 10,000, 20,000 और 10,000। मान लीजिए इनको जनरल रिजर्व से भी कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है, 2,000, 2,000 और 2,000, तो भी आप देख पा रहे हैं कि इनके लॉसेस जो हैं इनकी कैपिटल से ज़्यादा हैं। ठीक है ना, ये रियलाइजेशन अकाउंट के लॉसेस हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, स्पेसिफिकली बोला गया है कि सी इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर सी ऐसा बोला गया कि सी जो है ना वो अपने शेयर के 50% से ज़्यादा नहीं ला सकता। अब पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सी का शेयर कितना, 12,000 रुपये उसके पास में हैं और 50 उसको देने हैं। यानी कि अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ तो 38,000 फर्म ने सी से लेने। 38,000 में से अगर वो 50% दे भी देता है तो उसका हाफ कितना होता है 38,000 का? 19,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे कैश से एंट्री लिख देता हूँ, बाय कैश से 19,000 सी के अकाउंट में, और रिमेनिंग जो सी के पास में पैसे नहीं हैं 19,000, उसका क्या होगा ये हमें देखना है। अब ये जो है पैसे रिमेनिंग 19,000 रुपये ये कौन देगा? ये ए और बी देंगे, ये ए और बी देंगे। अगर इनकी, मेरे क्वेश्चन के अंदर इन लोगों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, तो 19,000 का हाफ कितना हो गया हमारे पास में? 9,500। तो क्या एंट्री बन जाएगी सर? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट
इक्वल रेशो के अंदर 19,000 रुपये को, रिमेनिंग 19,000 रुपये को शॉर्टेज को बांटते हुए हम क्या करते हैं, इनके पास में बांट देते हैं। कितना? 500 और 9500। आम इंसान को ऐसा ही लगता है कि इस तरीके से बंटवारा हो जाएगा, लेकिन हमारे रूल्स क्या कहते हैं, मतलब क्या बोला गया पार्टनरशिप फॉर्म में? ये बोला गया कि भाई सुख और दुख इस तरीके से बांटेंगे, और आज ए और बी के ऊपर दुख आ गए हैं तो आपने सोचा कि यहाँ पे ये इक्वल रेशो के अंदर हम बांट देते हैं। लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप के रूल्स हैं, ख़ास तौर से क्या, गार्नियर वर्सेस मरे के, वो कहते हैं कि सुनो, आप इसको इक्वल रेशो में मत बांटो, आप इसको इक्वल रेशो में मत बांटो। गार्नियर वर्सेस मरे क्या बोलता है कि आप इसको कैपिटल रेशो में बांटो। तो मैंने यहाँ पे लिख करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर इसको हटाया है, तो बात समझ में आ गई। इसको हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो है, ये जो अमाउंट है 19,000 रुपीज़, ये कैपिटल रेशो में नहीं जाएगा, ओ सॉरी, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? कैपिटल रेशो में। अच्छा, अभी ठहरो तो सही, भावुक मत हो जाओ ना। यहाँ तक तो क्या बात हो गई? कैपिटल रेशो, है ना। हमने ये डिसाइड कर दिया कि सर ये कैपिटल रेशो में जाएगा, ठीक। अब हमें ये सीखना होगा कि सर कैपिटल रेशो में अगर जाएगा तो कैपिटल रेशो है क्या। तो हमारे पास में जो कैपिटल होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब आगे मैं बात चलाता हूँ कैपिटल रेशो की, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब कैपिटल रेशो है ना, हमारे पास में दो तरीके की होती हैं। कौन सी वाली? एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, यानी कि करंट अकाउंट दिए हुए हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट दिए हुए हो, तो इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है ना। तो हमें क्या करना है सर? फिक्स्ड कैपिटल के साथ में चले जाना है, फिक्स्ड कैपिटल रेशो को ले लेना है, फिक्स्ड कैपिटल रेशो को ले लेना है। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, रिजर्व लिख दिया मैंने, रेशो लिख रहा था। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ होता कि ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट इस तरीके से हैं। कितनी कैपिटल थी इनकी? चेक करें, 10, 20 और 10, ठीक है। 10, 20 और 10, और इनके करंट अकाउंट भी हैं। करंट अकाउंट ए और बी के और सी के, जिसके अंदर की है हमारे पास में 2000, 1000 और 2000, ऐसे लिखा हुआ। तो हमारे को दिखाई दे रही है कि हमारी कैपिटल क्या है जी? फिक्स्ड है। तो हम क्या उठा लेंगे अपने पास में? 10,000 और 20,000। यानी कि ये जो लॉसेज हैं 19,000 रुपये के, जो कि सी के लिए हैं, उसको किस रेशो में ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते? बोलो सर, 1:2 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, 1:2 में। अब 19,000 रुपये का बंटवारा करो 1:2 में, कितना आता है? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गलत नहीं बताएंगे आप, सही बताएंगे। जल्दी बताइए। 6333 और दूसरा बी 12667, इस रेशो में बटेंगे, ठीक है ना। अगर मैं अपने एग्जांपल के साथ चलता हूँ, और अगर मान लो हमारे पास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो हमारे को सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, ओनली कैपिटल अकाउंट आर देयर। तो वी हैव टू फिक्स द कैपिटल फर्स्ट। अच्छा सर, ये क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट से आ रही हैं और कैपिटल के अंदर इफ़ेक्ट कर रही हैं,
जैसे आपके पास में क्या हो सकता है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, प्लस आपको कुछ जनरल रिजर्व से आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ सकता है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री हो गए हैं तो उससे बढ़ सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पे P&L अकाउंट भी लिख सकता हूँ या फिर फ्री रिजर्व्स लिखता हूँ जो कि बैलेंस शीट से आते हैं। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस करने के लिए, अगर मैंने कोई राइट ऑफ किया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का अमाउंट, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट, यानी कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालती है। कहाँ से? डायरेक्ट बैलेंस शीट से। वो सब चीज़ें एडजस्ट करने के बाद जो मेरी कैपिटल आती है ए की और बी की, वो रेशो ली जाएगी। यानी कि सर स्पष्ट बात है, अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो इट्स ओके, अगर फिक्स नहीं है तो उसको फिक्स करो। कैसे फिक्स करें सर? सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जितनी भी होनी है, लेकिन बैलेंस शीट से होनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर रियलाइजेशन के लॉसेस भी डाल देंगे। बात समझ में आई? एसेट टेकन ओवर और लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर भी डाल देंगे? नहीं, जो डायरेक्ट आनी है चीज़ें। अब ये तो समझ में आता है ना, बैलेंस शीट से डायरेक्ट चीज़ें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो चीज़ें डायरेक्टली आ रही हैं उसको डालने के और निकालने के बाद जो कैपिटल आएगी वो हमारी फिक्स कैपिटल मानी जाएगी, और उसका जो भी रेशो आएगा उस रेशो में ये लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन भी करवाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक? कोई शक? ओके, अब ना चलो आओ करते हैं इसको। देखो यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर फिक्स है तो ठीक है, अगर फिक्स है तो ठीक है, अगर फिक्स नहीं है तो सारे इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, जो कि डायरेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, बैलेंस शीट से आ रहे हैं, एडजस्ट करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसके अंदर बांटा जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन अपने पास स्टडी मटेरियल का दिया हुआ और एक आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम शुरुआत इसी से करेंगे। लिखा हुआ है हमारे पास में कि हमारी कैपिटल है PQR की 20,000, 20,000 और 10,000 और करंट अकाउंट दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है यहाँ। लोन फ्रॉम P दिया हुआ है 8,000 रुपये का, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट में ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, करंट एसेट के अंदर स्टॉक, डेटर, उसके ऊपर प्रोविजन, कैश, PR का करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है सर। On 1st July 2020, the partnership firm was dissolved. Motor vehicle was taken over by Q at a value of 500, but no cash passed specifically in respect of this transaction. Okay, sir. Sale of other assets realized as following. ये हमारे को दिया हुआ, जो भी हमारे को जितने भी पैसे मिले हैं। क्रेडिटर वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। तो क्रेडिटर अपने पास में कितने के थे? 12,400 वाले 11,700 में सेटल हो गए। जाहिर सी बात है हमारे लिए फ़ायदा है। द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,500 रुपये। द लोन फ्रॉम P वॉज रीपेड और P एंड Q वर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट, यानी कि वो सॉल्वेंट है, एंड एबल टू ब्रिंग एनी कैश रिक्वायर्ड by R was forced into bankruptcy, ठीक है, and was only able to bring 1/3 of amount due। इसका मतलब क्या हो गया? R भाई साहब जो हैं वो बैंकरप्सी के अंदर आ गए हैं और इंसॉल्वेंट हो गए हैं, और अब जो हैं किनको उनकी सहायता करनी है? P और Q। ठीक है जी, बनाएं अपने पास में इस
पहले तो अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, क्वेश्चन आप लोगों के पास है ही, तो आइए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हम डाल देंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक सर। तो यहाँ पे क्या क्या था हमारे पास में? 2 ट्रेडमार्क्स था, ठीक है, 40,000 रुपए के थे। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी जो कि 8,000 रुपए की थी। और प्लांट एंड इक्विपमेंट थे 12,000 रुपए के, 12,800 के थे। ठीक है। मोटर व्हीकल था 700 रुपए का और स्टॉक था 3,900 रुपीज़ का। और डेटर्स थे हमारे पास में 2,000 रुपए के। इसके अलावा हमने प्रोविज़न उसके सामने लिखना है, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपए के थे। और क्रेडिटर्स कितने के थे? 12,400 रुपए के। डन। अच्छा जी, अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं साथ के साथ। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स P, Q और R, बाय बैलेंस BD। कितने बैलेंसेस थे इनके? 20, 20 और 10, 20,000, 20,000 और 10,000। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन। बीस हजार और 10,000 और इनके करंट अकाउंट का बैलेंस भी था। ठीक है, वो करंट अकाउंट भी हमें बनाने पड़ेंगे। P, Q और R। ठीक है जी। तो एक सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट में बैलेंस कितना था इनका? अभी हमने चेक किया था ना, 500 और 9000 और आर का डेबिट बैलेंस था कितना? 400 रुपये। पी, क्यू और आर पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, ओके। अच्छा, और ये हमारे पास में मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस बीडी। अब ना मुझे बैलेंस शीट के अंदर से आती हुई जो चीज़ दिखी थी, जो बैलेंस शीट से आती हुई चीज़ थी, यहाँ पे क्या था? पी एंड एल का बैलेंस। अब देखो, हमारे जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो हम ये करंट अकाउंट के अंदर ही डालने वाले हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 12,000 है, तो मैं करंट अकाउंट को लेने वाला हूँ अपने पास में और यहाँ लिखने वाला हूँ क्या? टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। 12,000 को 6,000, 4,000, 2,000, है ना? ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन। और कोई चीज़ थी क्या? नहीं। अब बैठे बैठे एक काम और कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट और बना देता हूँ इसका पकड़ के। भाई सारे अकाउंट ओपन कर लें एक बार में, जैसी जिसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो करते जाएंगे ताकि कहीं भी कुछ भूल ना पड़े। तो ये हमने एक छोटा सा बैंक अकाउंट भी बना लिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है? हाँ जी, बैंक का बैलेंस था ना, टू बैलेंस बीडी 200 रुपये। ठीक है जी। और पी का लोन भी है हमारे पास में। बाय पीज लोन 8,000 है ना। जब हम इसको पे ऑफ कर देंगे, वो कह तो रहा था कि पी का लोन हम पे ऑफ कर देंगे, तो ऐसे ही बस एंट्री डाल दी क्योंकि दिमाग में आ गया मेरे को। वैसे तो जैसे जैसे हम चलते वैसे वैसे बना लेते, लेकिन ऐसा लिखा था क्वेश्चन में। ठीक, अच्छा जी। अब करंट अकाउंट के अंदर और कुछ है क्या? करंट अकाउंट के अंदर और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं आने वाला, बोलो। करंट अकाउंट को भी हम वही ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट का हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाना है हमने, है ना? तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं पहले। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में क्या क्या बोला हुआ था वो देख लेते हैं। ये हमने वैल्यूज़ तो डाल ही ली थी सारी की सारी। अब उसने बोला था कि ना, हमने क्यू ने जो है वो मोटरसाइकिल को क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया है। क्यू ने मोटरसाइकिल को टेक, तो और कितने पे किया? 500 रुपये पे। तो हम कहेंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये मोटर व्हीकल के लिए था, 500 रुपये। ठीक है जी। और बैंक से बिकने वाली चीज़ें क्या थी? बाय बैंक अकाउंट। पहले तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, ₹7,000 में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और प्लांट एंड मशीनरी थी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 5,000 रुपये में। और स्टॉक 3,000 रुपये में। और डेटर्स 1,600। ऐसा हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। और फिर हमने कुछ पे ऑफ किया था क्रेडिटर्स को टू बैंक अकाउंट।
क्रेडिटर्स 11,700 और कुछ एक्सपेंसेस भी हुए थे 1,500 रुपये के, कुल मिलाकर के 13,200 रुपये। ठीक है ना, यही सब हुआ था। अच्छा, इसका टोटल बता दीजिए मुझे कितना आया। 16,600। ओके, ठीक है जी। और भी कुछ है क्या रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिखने के लिए? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अब तो कुछ नहीं है। और रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल दीजिए और फिर बैंक में इसकी एंट्री करते हैं। मेरे हिसाब से ये लॉसेस आ रहे हैं, तो बाय लॉसेस ट्रांसफर टू PQR इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने आ रहे हैं? 51,000 रुपये का सगन। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पीस कैपिटल अकाउंट 25,500 और 17,000 और अपना 8,500, कुल मिलाकर के अपना 51,000। ठीक, और ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले बैंक अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, एंट्री लिख लेते हैं। बताओ जी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट की टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,600 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 13,200। ठीक, हो गया जी। और भी कुछ है क्या बैंक अकाउंट के अंदर? अभी बैंक अकाउंट को बंद नहीं हुआ हमारा। आ जाओ जी, करंट अकाउंट को क्लोज कर दें। ये रहे करंट अकाउंट, और कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। ठीक है, ज़रा बाय कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, मैं इसको डायरेक्ट वहाँ लेके जाऊँगा कैपिटल में। अगर यहाँ से इसमें डाल के लेके जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ? 5,500 जी। आर में 2400। नहीं, इनकी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कितनी आ रही है? हाँ, 5,500 पी की, क्योंकि उस साइड आएगी, क्यू की इस साइड आएगी कितनी? 5,000 और क्या कहते हैं आर की साइड आएगी 2400। 2,400 रुपये। ठीक, और इसको अब बंद कर दिया जाए। ठीक सर, अब कैपिटल अकाउंट के पास चलें। यही बैलेंसेस हमें वहाँ डालने हैं। बताओ, ये क्यू का बैलेंस है, तो टू बाय करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट। पी, क्यू और आर। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने कितने थे? ये लिखे। क्यू में 5,000,
और पी के 5500 5500 और आर का 2400। ठीक है, रियलाइजेशन के लॉसेस हुए थे जी टू रियलाइजेशन। हाँ, पहले रियलाइजेशन अकाउंट से मोटर व्हीकल ही ले लेते हैं। किसको मिली थी? क्यू क्यू को मिली थी जी 500 रुपये की। लो सर, ये क्यू की मोटर व्हीकल आ गई, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, और क्या थे? रियलाइजेशन के लॉसेस थे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारे लॉसेस हैं। और लॉसेस हैं 25,500, 17,000 और 8550। 8500 था या? हाँ, 8500 था। 8500 था। ठीक है, अब ये भी ख़त्म हो गया और तो कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। अब हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे क्योंकि आर जो है ना वो भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो आ जाओ जी, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ आर। हाँ जी, अमाउंट ड्यू कितना था इनसे ज़रा चेक करना है एक बारी इनके कैपिटल अकाउंट में जा करके। 8500 और 2400 को माइनस कर दो 10,000 में से 900। जी ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 900 अमाउंट ड्यू, यानी कि लेना था 900 माइनस अमाउंट रिकवर्ड कितना अमाउंट रिकवर किया हमने उनसे? 300 रुपये माइनस कर दिया। तो डेफिशिएंसी कितने की है इनकी? 600 रुपये की। और ये डेफिशिएंसी पी और क्यू में बटेगी यस किस रेशो में? कैपिटल रेशो में। गलती से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं डालना, कैपिटल रेशो में डालना है। और वो भी कैपिटल रेशो कौन सी वाली? अब हमारी कैपिटल रेशो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड वाली ले लेंगे। तो क्या है इनकी फिक्स्ड कैपिटल रेशो? 20,000 और 20,000 है ना, 1:1 मतलब इक्वल, यानी कि 1:1। ठीक है ना, तो क्योंकि ये कैपिटल फिक्स्ड है तो इनकी कैपिटल रेशो ये आ गई 1:1। और यहाँ पे डेफिशिएंसी बट गई कितने की? 600 रुपये की डेफिशिएंसी बटी 300 और 300 में। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। अब ना यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक और बात बताने वाला हूँ, इधर सुनो। ये बात तुमने सुनी है कि दूसरे की मदद करने से पहले खुद की मदद कर लेनी चाहिए। तो गार्नियर वर्सेस मोरेना एक और चीज़ बोलता है, इनका जो रूल है वो एक और चीज़ बोलता है। क्या बोलता है? कहता है तुम दूसरे की सहायता करने जा रहे हो, पहले अपने रियलाइजेशन के लॉसेस को तो लेकर के आ जाओ अगर तुम सच में सॉल्वेंट हो तो। अब ये बात सुन करके पी और क्यू को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने एक एंट्री बनाई। ऑल्दो इट इज़ अ बोगस एंट्री, बट अगर कोई पर्सन हमारे इस बात के नंबर काट ले तो कितना बुरा लगे। तो करना क्या है? लॉसेस को बियर करो पहले अपने, फिर दूसरे की हेल्प करो, ऐसा बोला गया। लॉसेस को बियर करने के लिए ना उतना कैश लेकर के आना पड़ेगा पहले पी और क्यू को जितने की उनके रियलाइजेशन के लॉसेस हैं। तो हमने एक एंट्री बना दी यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट।
पहले तो ना इसी की एंट्री बना देते हैं आर की, सो रहे हैं, आर की है, सो रहे हैं। ना ना आर के जो है वो आर के 300 रुपये थे, आर के 300 रुपये हम ले आए, Yes, sir. तो आर के 300 रुपये हम ले आए, और ये जो रियलाइजेशन अकाउंट से जो इनकी अपनी फिगर थी लॉस की 25,500, ये आप लेकर के आइए। पी को बोला गया और क्यू को बोला गया आप 17,000 रुपये लेकर के आइए। हमने कहा ठीक है, हम तो सॉल्वेंट हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है हमने ला दिए अपने। अब रिमेनिंग का क्या करेंगे हम, अब हम बैलेंसिंग फिगर कर देंगे बैलेंस सीडी करके। यानी कि ये देखने में बिल्कुल एकदम बोगस एंट्री है। क्यों बोगस है? क्योंकि पहले उनसे मंगाया जा रहा है और फिर उनको दिया जा रहा है। पहले उनसे कैश मंगा लिया पी और क्यू से, अब इतना ही कैश आप देखेंगे तो बढ़ जाएगा उनका देते समय। तो बस ये एंट्री सिर्फ नाम के लिए होती है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, सॉरी बैलेंस सीडी नहीं, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डिसोल्यूशन का केस है ना, अब आगे थोड़ी ना चलाएंगे इसको। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया जल्दी बता दो, अभी तो सर बॉल ही एंट्री हो चुकी है। कौन सी? Sir, ये 300 ओहो, वाला हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी, मैं भावनाओं के वेश में आकर के वो वाली एंट्री तो भूल ही गया जिसके अंदर की इन्होंने उसकी हेल्प की आर की। तो वो एंट्री थी हमारे पास में, इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया था। एक सेकेंड, पी डेबिट बताते ना, हाँ, इनके अकाउंट को हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जी टू आर्स कैपिटल अकाउंट, पी और क्यू में 300 300 और 300, और बाय पी और बाय क्यू, आर में 300 और 300। बस अब हो गया कंप्लीट। ये वाले 300 कहाँ से रेड वाले? कौन से मेरे बच्चे? 300 रुपये वो हैं जो वो लेकर के आया रेड पेन से जो लिखे हुए हैं। उसने कहा था ना, देखो हमने भी स्टेटमेंट बनाई थी ना कि 900 रुपये ड्यू थे उसकी तरफ, हाँ, हाँ। लेकिन 300 तो वो ले आया था। इसको बंद तो ये कर 300 ये वाले हैं ना, ये वाले हैं 300। ठीक है, अब समझ में आ गया? यस सर चलो अब इसकी बैलेंसिंग फिगर कर दो फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले। टू बैलेंस सीडी, और टू बैलेंस सीडी नहीं, टू बैंक अकाउंट। आर का तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आर का तो कुछ नहीं होगा। क्यू का 14,200, 14,000 किसका? पी का 14,200 और क्यू का 24,200, यस है ना? हाँ जी। अच्छा, अब इस अकाउंट को कर देते हैं क्लोज। ठीक, और अब बैंक अकाउंट में चलें। ये सारे बैलेंसेस हमें बैंक में भी डालने हैं। ठीक है, मुझे बताते जाओ ज़रा जल्दी से। बोलो। और वो क्या कहते हैं टू बैंक में आ जाएगा 25,500, तो पी कैपिटल में हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू, लेकर के आए थे ना, पी टू क्यू टू आर। पी में कितने थे? 25,500, 25,500, क्यू का 17, क्यू का 17,000, आर का 300, आर का 300, और बाय पी क्यू और आर। मेरे ख्याल में ये पी का तो ख़त्म ही हो चुका है, आर का तो ख़त्म ही हो चुका है। जी 14,200 ये कितना है? 14,200, 14,200 और 24,200। टोटल 59,600।
हाँ 59,600 चेक कर लीजिए आप, 59,600 अकाउंट क्लोज करने के लिए। बैलेंसिंग वगैरह कहाँ से निकालें? हैं? अरे मतलब 59,600 ठीक है जी। तो इसके साथ में क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लो, अगर आपका कुछ छूट गया हो तो चेक कर लो। नहीं सर। सर ये है कौन जिसकी आप बात कर रहे हैं? मदर अरे गार्डनर वर्सेस होल। गार्नर वर्सेस मुरे, ये है कौन? रूल है ये, है कौन क्या होता है। केस लो नहीं है। अच्छा अगर हाँ, केस लॉ भी कह सकते हैं। मतलब कि हाँ नाम है ना भाई। बस से ना बीच में। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। जी है कौन, रिश्तेदारी निकालनी तुमने उससे। जनरल नॉलेज कोई पूछ ले। अदर देन स्टडीज सारी जनरल नॉलेज चाहिए तुम्हारे को। आरटीपी 2019 का क्वेश्चन है ये। पी क्यू आर और एस हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:3:2:1। फ्रॉड कमिटेड बाय आर, चोर निकला आर, रात मान लो। ड्यूरिंग द ईयर वर फाउंड आउट एंड इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 2020। चोर के साथ काम करने का क्या फ़ायदा, तो फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया। सर PQS लिमिटेड रख लेते हैं। PQS लिमिटेड बनेगा तब बनेगा, लेकिन पहले आर को तो निकालना ही पड़ेगा ना, और एक भी पार्टनर के निकालने से फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो वो वही तो कह रहा है। अच्छा खैर चलो, ये तो मजाक की बात थी। अपने को यहाँ पे जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है और आर का अकाउंट एसेट साइड पे दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। अब ज़रा मेरे को इसका मतलब बताना, आप लोग बड़े महान पंडित हैं ना, ज्ञाता हैं आप, और ज़रा बताना मुझे आता नहीं है इसका मतलब क्या निकालूँ मैं, इसका क्या आश्रय निकालूँ, ये ज़रा बताना मुझे। लिखा है ए चेक फॉर ₹7,000 रिसीव फ्रॉम ए डेटर was not recorded in books and is misappropriated by R। कहता है जी किसी डेटर ने पैसे दिए, वो आर ने खा लिए, अंटी कर लिए, खा लिया, और उसका कोई एंट्री नहीं हुई। अच्छा ठीक है, एक ये पॉइंट है। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 was sold by R at 11,000 rupees and the fraud transferred to his and funds, sorry not fraud, and the fund transferred to his personal account. The sale was omitted from the books of account। देखो चोर आदमी था ये। इन दोनों ट्रांजैक्शंस का क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे ज़रा बताइए। आर की कैपिटल अकाउंट आर की कैपिटल अकाउंट का क्या करूं मैं। उससे होगी ये। हाँ, आर की कैपिटल कम हो जाएगी। क्या ये एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर नहीं है? बिल्कुल है कि उसने इन्वेस्टमेंट ले ली, और मतलब लिखने का तरीका ये है, लेकिन अगर हम देखें तो उसके अंदर हो क्या रहा है, हम आर को पैसे देने वाले थे क्लोज़र पे, लेकिन वो पहले ही डेटर से 7,000 और इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये की ले बैठा है, तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा ना। तो ये एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है। अच्छा आगे लिखा हुआ है, 11 में बेचा ना। हाँ जो भी है वो तो मैं ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि भाई आपको ये बात भाषा समझ में आई या नहीं है। हाँ सर आ गई ना। तो अभी करना जो है वो तो करना है, अकाउंट में ही करेंगे। अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को, उसका जायदा ले रहे हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। द क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 9,000 एट 13,000, यानी कि जो बची हुई थी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में से 8,000 के कॉस्ट की तो कल्याण कर दिया था आर ने। अब आगे जो बची हुई इन्वेस्टमेंट थी उसमें से लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ उसके बारे में, द क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 9,000 एट 13,000। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ लाइबिलिटी कितने की कम होगी और इन्वेस्टमेंट कितने की कम होगी? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी 9,000 की और लाइबिलिटी कम हो जाएगी 13,000 की। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। अब क्रेडिटर ने उसको पहचाना नहीं कि वो 9,000 की है, तो उसने अपने लाइबिलिटी को कम कर लिया ना एक तरीके से।
लेकिन लाइबिलिटी तो 13,000 से ही कम हुई है। यस सर। तो रिमेनिंग क्रेडिटर कितनी है जी? 80,000 माइनस 13,000, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000 माइनस 8,000 माइनस 9,000। ठीक है ना? 8 वाली का कांड तो कर दिया था आर ने, 9 वाली को क्रेडिटर ले गया है। ठीक है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है अभी तक। चलो आगे चलते हैं। द रेस्ट ऑफ क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। कोई दिक्कत नहीं है, जितने रिमेनिंग क्रेडिटर होंगे उनको डिस्काउंट माइनस करके रिमेनिंग हम कैश में पे कर देंगे। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आफ्टर 5% डिस्काउंट। ठीक है, ये नॉर्मल लैंग्वेज है। द अदर एसेट रियलाइज एज फॉलोज। 110% पे बिल्डिंग बिक गई है। ठीक है जी, स्टॉक 1,20,000 रुपये पे, और इन्वेस्टमेंट द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 7,000। इन्वेस्टमेंट के धनी रहे ये हमेशा से ही, है ना? दोनों बात बढ़िया है। तो अभी भी ये 7,000 रुपये ज़्यादा पे बिक रही है। चलो खैर देखते हैं कितने पे बिकेगी। डेटर जो हैं उनको हमने रियलाइज़ किया है, उनको हमें 10% का डिस्काउंट देना पड़ा, और रिमेनिंग फिर उन्होंने हमें कैश दे दिया। अच्छा ठीक है। द बिल पेबल वॉज सेटल एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000, यानी कि बिल्स पेबल 30,000 रुपये के थे, 500 रुपये कम करके हमने उसको रिमेनिंग को 29,500 रुपये में पे कर दिया होगा। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे 8,000 रुपये, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से ही हमने 8,000 रुपये की एंट्री कर दी। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इट वॉज फाउंड दैट द रियलाइजेशन फ्रॉम आर्स प्राइवेट एस्टेट वुड ओनली बी 7,000। ओ माई गॉड, यानी कि वो चोर जो पैसे लेकर के भाग गया था दुनिया के, वो सिर्फ अपने डेट्स के 7,000 रुपये ही दे पाया। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद। अच्छा ठीक है जी, क्या आप इसको 2 मिनट लगा करके खुद से करने की कोशिश करेंगे? प्लीज़ कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। हाँ जी बच्चों, टाइम ख़त्म आपका, अब मैं करूँगा। चेक कीजिएगा आप लोग। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पहले तो हमने अपनी वैल्यूज़ डाल देनी है। यस सर। तो 2 बिल्डिंग मैंने डाल दिया, बिल्डिंग 1,90,000 की थी। ठीक है ना? स्टॉक था मेरे पास। अब कृपया शांत हो जाएं, जितना आपने करना था कर लिया। 1,30,000 रुपये का स्टॉक, और डेटर्स थे और इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी और डेटर्स लिखा। इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास में 50,000 रुपये की, और डेटर्स थे 70,000 रुपीज़ के। ठीक है, ओके। और मेरे पास में क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स 80,000 के, और बिल्स पेबल वो थे 30,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने अपने पास में जो बैलेंसेस थे वो ले लिए रियलाइजेशन अकाउंट में, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, कैश आएगा नहीं, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाकी सब में डाल चुके। प्रॉफिट आ रहा है। अभी देखते हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि कैश में रियलाइज़ हुआ है, यानी कि मैंने यहाँ लिखा जी बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या चीज़ें बोली गई थी? बिल्डिंग कितने में बिकी है? 2,09,000। और है स्टॉक 1,20,000। ये 2,09,000 कैसे आया मालूम है ना आप लोगों को? 110% है। इन्वेस्टमेंट 40,000। इन्वेस्टमेंट आइए देखें इन्वेस्टमेंट के बारे में।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 की वैल्यू थी और आर ने 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ले ली थी एक तरीके से, 9,000 की credit। तो 42,000 की बची थी और 9,000 की क्रेडिटर ने ले ली थी इन्वेस्टमेंट, चाहे कितने पे भी ली हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो 9,000 से ही कम होगी। 33,000 रुपये में 7,000 रुपये के प्रॉफिट के साथ में हमारी जो इन्वेस्टमेंट बिकी वो कितने की, 40,000 रुपये की, तो 40,000 रुपीज़। ठीक है जी, ओके। इसी तरीके से हमारे पास दिया हुआ है कि अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, 70,000 रुपये के डेटर थे और 7,000 रुपये के अनरिकॉर्डेड रिसीट्स थी, ऐसा कहीं लिखा हुआ था, शायद ये पॉइंट स्किप हो गया है हमसे, चेक करें। सर वो डेट ऐसे ही आई थी, वो रिसीट जो आर ने दी। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, शायद 7,000 फर्स्ट में। अच्छा है, वो रुपीज 7,000 ए चेक ऑफ रुपीज़ 7,000 रिसीव, ठीक है, हाँ फर्स्ट पॉइंट ही था ये हमारा। हाँ जी, देखिए डेटर्स, मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा मेरी बात। डेटर्स जो थे वो कितने के थे, 70,000 के थे। अब डेटर ने तो ये पैसे दे दिए थे, यस सर। डेटर दोबारा क्यों देगा, तो वो जो रिसीट फ्रॉम डेटर्स थे वो कम हो गए हैं 7,000 रुपये के। ये वही फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है हमें, जिस फर्स्ट पॉइंट के अंदर आर को फ़ायदा हो गया था, ठीक है ना। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ होगा और डेटर्स कम हुआ होगा, एंट्री क्या बनी होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो 7,000 रुपये हमने कम कर दिए। 63,000 के डेटर्स थे और उनको 10% डिस्काउंट देना पड़ा, तो 5,6,700 का एक्चुअल पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3 है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हमारे को इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आया है, 40,000, जो कि अभी हमने देखा, और डेटर्स से 56,700, ठीक है। क्रेडिटर्स को हमने पे ऑफ किया है टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को हमने कितना पे ऑफ किया है, इसको भी देखिएगा। बुक वैल्यू कितनी थी क्रेडिटर्स की, 80,000 की, और वो इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपये पे मान करके ले गए थे, तो 13,000 माइनस किए 67,000 थे, और उन्होंने हमें 5% का डिस्काउंट दिया, तो उनको एक्चुअली पे कितना करना पड़ा, 63,650, 63,650, ठीक है जी। तो 63,350 रुपीज़। एक्सपेंसेस थे हमारे पास में कुछ 8,000 रुपये के एक्सपेंसेस पे ऑफ किए गए। सर 650 है। 650 है, अच्छा मैंने 350 लिख दिया, ठीक है जी। एक्सपेंसेस 8,000 रुपये के पे ऑफ किए, और बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, 500 रुपए के डिस्काउंट। 500 रुपये के डिस्काउंट। तो बिल्स पेबल 29,500 ख़त्म हो गया हमारा। यस सर। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। आर ने कुछ डेटर लिए हैं, टेक ओवर किए हैं ना, उसको आर से तो हमारे क्या हुए हैं सर, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स, दो चीज़ें थी उसके पास में, और इसके ऊपर कुछ अमाउंट 7,000 और 11,000 के थे, है ना, ये इन्होंने टेक ओवर किए, तो उसकी भी एंट्री होनी चाहिए बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। हम अलग अलग ही करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो किसका, डेटर्स का, डेटर्स टेकन ओवर बाय हिम, और एक इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। कितना कितना, 7,000 और 11,000, ठीक।
अब सब कुछ करने के बाद में हमारे पास में क्या आ रहा है सर? प्रॉफिट्स आ रहे हैं। प्रॉफिट 12,550 टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं, पी, क्यू, आर और एस। कितना कितना आएगा? 4183, 4183, 2789, 1395। टोटल अमाउंट थे ये 12,550। ठीक है जी, ये हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट है। अच्छा जी, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कितनी वैल्यू है हमारे पास? हाँ, बैलेंस बीडी। तो ये लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी 1,50,000, 1,50,000 और एस में और आर में नहीं, एस में 60,000 और आर में है 40,000 टू बैलेंस बीडी। ठीक है जी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय जीआर 13,333, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 13,333 आपने किया होगा 8889 और 4445। ठीक है जी, रियलाइजेशन से प्रॉफिट आए हैं 4183, 4183, 2789, 1395। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ डेटर्स लिए थे, टू डेटर्स टेकन ओवर है ना बेटा। डेटर्स रियलाइजेशन कुछ भी कह सकते हो, लो मैं रियलाइजेशन ही लिख देता हूँ इसको ताकि कोई दिक्कत ना हो। टू रियलाइजेशन डेटर्स लिए थे आर ने, कितने के? 7,000 के, और 11,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, ये भी रियलाइजेशन से थी। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास में। अब ज़रा एक काम करो, कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? आर इंसॉल्वेंट हुआ। अब ज़रा एक बार चेक करो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पी की सिचुएशन क्या है? 1,50,000, मतलब पॉजिटिव साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, नेगेटिव साइड पे कुछ भी नहीं है, यानी कि डेबिट साइड पे कुछ नहीं है अभी तक। तो पी जो है वो सॉल्वेंट है। क्यू की क्या सिचुएशन है? सेम सिचुएशन है। आर की हालत खराब है, आर तो इंसॉल्वेंट है और एस सॉल्वेंट है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए एक मिनट के लिए, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि एस जो है वो इंसॉल्वेंट होता, या इंसॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ, चलो आर इंसॉल्वेंट है और एस के बारे में उसके जो बैलेंसेज हैं, ऑलरेडी जो लॉसेज हैं ना, वो लॉसेज बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि मान लीजिए, हालांकि ऐसा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे इसका टोटल एस का आ रहा है, मान लीजिए आप 64 और 65 और 66,000 क्रेडिट साइड पे है, और एस का टोटल अगर डेबिट साइड का 70,000 होता तो ये ऑलरेडी लॉसेज में होता, फिर ये आर के लॉसेस को बियर नहीं करता। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं जो पहले से ही मरा पड़ा है उसको और नहीं मारा जा सकता। यानी कि अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस उसके क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है,
जो कि ऑलरेडी लॉसेज में है, तो वो अपना कैश ले आए उतना ही बहुत है। हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। ठीक है, ये बात सही है। अभी ऐसा नहीं है सर खैर इस केस में, लेकिन अगर होता तो हम ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब हमें बनाना है सर वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है जी, हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमने बांटनी है। तो हमें ना पहले आर का ना अकाउंट चेक करना है, आर का क्रेडिट बैलेंस कितना है और डेबिट बैलेंस कितना है। आओ वर्किंग नोट बनाते हैं। हाँ जी, आर की डेफिशिएंसी कितनी है, उसका बैलेंस कितना बनता है, आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे उसका जो बैलेंस बन रहा है वो बन रहा है अपने पास में 58,000 टोटल है, उसके पास में 58,000 टोटल है। और उसमें से उसके रियलाइजेशन के प्रॉफिट इतने हैं, मतलब इस तरीके से उसका बैलेंस था कि उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था। आर का ये डेबिट बैलेंस था, देखो मेरी बात सुनो, आर का ये डेबिट बैलेंस था, है ना। और फिर डेबिट बैलेंस में ही इसको ये 7,000 और 11,000 और मिला, टोटल हो गया 58,000। आपने अगर चेक करना है तो ये देखो, ये लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, ये लिखा हुआ है 40, 7 और 11, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके पास में क्या है, क्रेडिट साइड पे कुछ और नहीं था, 2789 के इसके प्रॉफिट थे, जनरल रिजर्व में इसका हिस्सा था 8889, और उसने अपना कंट्रीब्यूशन कितना दिया है 7,000, तो 7,000 की एंट्री भी लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी 39322 से। ठीक है, तो चलो इसको साथ के साथ कर ही देते हैं। तो ये आर के कैपिटल अकाउंट में मैं लिख देता हूँ बाय बैंक 39 कितना था ये, पैसा तो 7,000 ही था। हाँ, डेफिशिएंसी थी, पैसा वो 7,000 लेके आया था, बाकी की डेफिशिएंसी थी। ठीक, अच्छा चलो वापस चलते हैं उसी स्टेटमेंट पे। इतने की हमारी डेफिशिएंसी थी। अब इस डेफिशिएंसी को कौन उठाएगा, अब इस डेफिशिएंसी को उठाएगा सर, इस डेफिशिएंसी को उठाएंगे पी, क्यू और एस। और किस रेशो के अंदर उठाएंगे, कैपिटल रेशो। लेकिन यहाँ पे कैपिटल फिक्स तो है नहीं, तो किस रेशो में उठाएंगे, वो जो आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस उनकी कैपिटल आई होगी उस रेशो में जो है उठाएंगे। अब वो कैपिटल रेशो कैसे निकल करके आएगी, देखो जी, मैं बात करता हूँ पी क्यू आर की, ठीक है ना। ये देखो पी क्यू और एस की, पी की कैपिटल कितनी है सर 1.5 लाख, और जनरल रिजर्व कितना है 13,333। बस रियलाइजेशन से आने वाले प्रॉफिट तो नहीं हैं उसके, लेकिन ये कैपिटलाइज नेचर के तो नहीं है। मैंने अभी मना किया था आप लोगों को, जो बैलेंस शीट से आएंगी चीज़ें वही होंगी। तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई 1,63,333। ठीक है जी, 1,63,333 मानते हैं, इतनी कैपिटल हो गई उसकी। ठीक है, पी की। अब क्यू की बात करते हैं। ये देखो क्यू की कितनी है, उसकी भी उतनी है 1.5 लाख प्लस 13,000। रियलाइजेशन के प्रॉफिट्स को नहीं लेना क्योंकि वो बाद में आया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ये भी इतनी ही कैपिटल आ गई इसकी। और एस भाई साहब के साथ में क्या चल रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे। 60,000 प्लस 4,445, तो 64,445 ये रहा हमारे पास में इसका रेशो बन गया एक। ठीक है जी, 64, हाँ ये रेशो निकल करके आई है हमारी। ठीक है जी, और ये रेशो के अंदर, इस रेशो के अंदर 39,322 को बांटा जाएगा। बात समझ में आई? आप अगर रेशो निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी डेफिशिएंसी है,
इसको इस रेशो में बांटा जाएगा, ये डेफिशिएंसी को इस रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है जी। लेकिन बांटने से पहले, दूसरे की सहायता करने से पहले वो क्या करेंगे? अपना चेक करेंगे। अपनी सहायता करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो अमाउंट आ जाते हैं, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बता दूं, ये आ जाते हैं P जो शेयर करेगा, 16,421 Q जो शेयर करेगा और S जो शेयर करेगा 16,421, 16,421 और 6,480, ये अमाउंट वो बियर करने वाले हैं। ठीक है जी। डेफिशिएंसी कितनी थी? 39,322। ये बंटने वाली है इस तरीके से। ठीक है जी। तो हमारे पास में एंट्री क्या हो जाएगी? बोलो। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर। ठीक है। तो चलो यहाँ चले हम, और हमने जर्नल एंट्री कर दी बाय पी, बाय क्यू और बाय एस। आर के कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे 16,421, 16,421 और 6480। ये बोगस एंट्री होती है जो उनको अपने रियलाइजेशन के लॉसेस लाने पड़ते हैं। क्या इसमें वो एंट्री करनी पड़ेगी? बोलो। नहीं सर, नहीं करनी पड़ेगी सर, लॉसेस हुए ही नहीं, हमें तो प्रॉफिट्स हुए, तो हम लेकर के क्या आए। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके बिना ही गुजारा। अगर ऐसा होता कि लॉसेस के लिए जो अमाउंट लेके आ रहे थे उसके बाद अगर इनको खुद को ही लॉस हो जाता? ऐसे नहीं होता, वो सॉल्वेंट है तब तक उनको लॉस नहीं हो सकता। तो पैसा इतना आ जाएगा कि वो ठीक है। ओके। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे यहाँ पे भी जनरल रिजर्व था, तो हाँ। हमने इनकी कैपिटल को इससे सेटअप करके ऐसे दिखाया, और मतलब अगर बैलेंस शीट में इस सेट एसेट साइड P&L दिया होता तब नहीं करते? हाँ, तो करते उसको एडजस्ट करते। पिछली वाले क्वेश्चन में तो P&L दे रखा था। दूसरी साइड करंट अकाउंट हो फिर करंट अकाउंट था ना, इसलिए हमने उससे एडजस्ट कर दिया। और बट आपने बोला था कि हम उसको कैपिटल से भी कर सकते हैं ना इन सारी चीज़ों को। तो करंट अकाउंट एडजस्ट हो गया उसके साथ। वहाँ पे तो वैसे ही कैपिटल फिक्स थी गुड़िया, क्या बातें कर रही हो आप। वहाँ पे आप एक बात बताओ, जहाँ पे आपको करंट अकाउंट दे रखे हैं वहाँ पे कैपिटल तो फिक्स्ड है ना। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स थी, तो आप फिक्स कैपिटल को फिर से फिक्स करोगे नहीं P&L और जनरल रिजर्व जोड़ के। नहीं, सही है यार, ये तो बढ़िया है। ठीक है सर, मैं दुष्ट प्राणी। करंट अकाउंट का मतलब क्या? कैपिटल इज फिक्स्ड। हाँ, मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर यही होता है कि कैपिटल फिक्स नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आंखें खोल के देख तो लो। अब तो ऐसे तो आप इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉफिट जो है होते हुए फिर भी उसकी बैंक की एंट्री करवा दो। अरे लॉस है ही नहीं तो फिर कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो वो सॉल्वेंट है। चलो आगे करते हैं जी अपने क्वेश्चन को। ठीक है, और यही एंट्री हमने यहाँ पे बना दी टू आर आज कैपिटल आर ही तो होगा। आर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ आर के अकाउंट में ही होगा। ठीक है, और पी क्यू और एस के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। 16421 16421। मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि अभी एक सेकंड पहले ही आपने डांट खाई ना, तो मुझे लगा आप शायद गलत ही बोल रही हो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ये। अब इनका फटाफट से बैंक अकाउंट से एंट्री करवाओ फटाफट। क्या होगी, कितने कितनी फिगर है? 151 टू बैंक अकाउंट इधर ही आ रही है। हाँ सर, इधर लेंगे सर। 1,51,095 1,51,095। दोनों से नालायक बुक से देख के तो नहीं बोल रहा। नहीं सर, कैलकुलेटर है 1,91,095 59360 और आर को तो छोड़ ही दो, 59360 59360, और ये कैपिटल अकाउंट हमारे बंद हो जाते हैं।
बताओ। छोड़ो। 5 मिनट नहीं हुआ। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट हमारे बंद हो गए। बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री करेंगे इसकी। बैलेंस बीडी बताओ इसका। टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस कितना था? 30,000। 30। 30,000 था। बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन 1,01,150। कितना? 1,01,150। जी सर। और टू रियलाइजेशन 425,700। 4,25,700। 4,25,700। अच्छा जी, और इनकी कैपिटल अकाउंट से हाँ वो भी आएगा 1,51। कौन सा 1,51? तो पी का पी का कितना? 1,51 की स्टार्ट। बाय में बाय बाय में 1,51,095। अरे हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन पूरा हो चुका। 10 सर। ये रहा कैश अकाउंट। ठीक है जी। That's all for today.